Hello friends, myself Sunil Sahu. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील साहू। मैं आप लोगों के छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए बायोलॉजी का क्लास लूँगा, पेपर सेकंड का, जिसमें कुछ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक इसमें जंतु पोषण है। जंतु पोषण के साथ साथ इसमें हम प्लांट्स का भी कुछ देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है। और इसके बाद हम लोग इस सेकंड टॉपिक में आएंगे जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। रेस्पिरेशन के बाद हम लोगों को देखना है ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है उसको डिफाइन करेंगे। थर्ड टॉपिक इसमें आएगा बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, जिसमें हार्ट की फंक्शंस या हार्ट से रिलेटेड हम लोगों को देखना है। फोर्थ टॉपिक जो दिया हुआ है वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। इसी तरह से आगे फर्दर जो टॉपिक्स है उसको कैरी करता है ये। अब अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो जैसे स्टूडेंट्स के पर्पस से अगर बात करें तो स्टूडेंट के पर्पस से अगर देखते हैं तो सिलेबस तो हमारा 11th और 12th कंप्लीट सिलेबस है, जबकि जो वैकेंसी आती है उसमें जो सिलेबस दिया रहता है 9-10 सिलेबस का। तो हमको जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन पेपर में टॉपिक दिया रहता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो एक्चुअल में टॉपिक्स के जो डीप रहता है वहाँ से रहता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व हो। जैसे कि पता है बायोलॉजी जो है वो इजी सब्जेक्ट्स है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमसे बनते नहीं हैं। रीज़न है कि हम इसको लाइटली लेते हैं, बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट्स है, हम आसानी से कर सकते हैं, पर वही आसानी से करने के चक्कर में अगर हम थोड़ा सा उसको फोकस करें तो हमारा जो जैसे 25 क्वेश्चन आ रहा है या 30 क्वेश्चन आ रहा है तो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जबकि हम उसको लाइटली लेते हैं इसलिए क्वेश्चन हमारा 10 या 15 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं और बाकी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं या फिर हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि एग्जाम के पर्पज से अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन जैसे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर पाओ या हमारे नोट से रहे। और अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन बने, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जंतु पोषण। जंतु पोषण में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पोषण की। अक्सर स्टूडेंट्स को इस बात पे कंफ्यूजन होती है कि पोषण क्या है और पोषक तत्व क्या है। तो जैसे हम बात करते हैं, एक होता है इसमें प्रोसेस, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं न्यूट्रिशन, और एक होता है इसमें न्यूट्रिएंट होता है। इन दोनों चीजों को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक है इसमें पोषक तत्व की बात कर रहे हैं, और दूसरा हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, जिसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं पोषण। पोषक तत्व मतलब हम इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं न्यूट्रिएंट्स वर्ड यूज करते हैं, और ये प्रोसेस जो है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं न्यूट्रिशन। जैसा कि शब्द जो हम देख रहे हैं लगभग सिमिलर दिखता है या समान लगता है। पोषक तत्व में हम बात करते हैं मुख्य या जो मेन न्यूट्रिएंट होता है, इसमें हम 3 मेन न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट जो है ये है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड हम बात करते हैं इसमें आता है प्रोटीन, और थर्ड हम बात करते हैं फैट की। ये 3 जो मुख्य भोज्य पदार्थ के लिए लेते हैं या मुख्य पोषक तत्व में लेते हैं। इसके अलावा हम कुछ और एसेसरी की बात करते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं मिनरल्स की, और एक आता है इसमें वाटर की। तो जनरली ये 2 जो रहता है इसको हम क्या करते हैं एसेसरी में लेते हैं सहायक पोषक तत्व के रूप में, और ये जो मेन 3 जो रहता है इसको हम बात करते हैं मुख्य पोषक तत्व के रूप में। अब मुख्य पोषक तत्व और एसेसरी की अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर की ग्रोथ या वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं उसको हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं, और जो इस वृद्धि में सहायक होते हैं या एक्सेलरेट करते हैं, उस वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं गौण तत्व या सहायक पोषक तत्व बोलते हैं। तो ये कभी कभी सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे से एग्जाम में आता है इनमें से कौन सा ऐसा है जो मुख्य पोषक तत्व नहीं है। अब 3 ऑप्शन इसमें से देकर कोई एक ऑप्शन इसमें से लेगा और फिर ये इस तरह से क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हो जाते हैं। तो ये जनरली बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर आया तो ये इस तरह का आता है, जो कि जनरली इस लेवल का नहीं आता है, हमको इसके आगे लेना है। अब हम बात करते हैं पोषण की, प्रोसेस की बात करते हैं। पोषण क्या है? तो इन भोज्य पदार्थों को
हाथ से पकड़कर मुख तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होता है या क्रिया होती है, उस प्रोसेस या क्रिया को हम बोलते हैं पोषण या न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अपने शरीर के अंदर ले जाना या मुख तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब हम बात करते हैं पोषण के जो टाइप्स है, जो हमारा सिलेबस जो दिया हुआ है एक्चुअल में, ये तो इंट्रोडक्शन था, लगभग सबको पता था। हम बात करते हैं पोषण के प्रकार की। तो हमको इसमें देखना है बेसिकली पोषण को हम दो प्रकार में या टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला इसमें आता है ऑटोट्रॉपिक या फिर इसको हम बोलते हैं स्वपोषी, और सेकेंड इसमें आता है हेट्रोट्रॉपिक, इसको हम बोलते हैं विषम पोषी। स्वपोषी पोषण की बात करते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं या सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्वपोषी। और पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि इसे दूसरे जीवों से या ये कहें स्वपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं विषम पोषी या फिर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण वर्ड यूज करते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं। इसको फीड से हम क्या करते हैं? टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये हम थोड़ा सा आगे डीप में ले जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है जो लास्ट एग्जाम है इससे थोड़ा सा डीप में पूछे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन की लेवल बढ़ते जाता है, इसलिए हम कोशिश करें इसको भी थोड़ा सा डीप में देख लें। तो यहाँ पर दो तरह की होती है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक की। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रकाशीय स्वपोषी बोलते हैं, और इसके हम बोलते हैं रसायन स्वपोषी वर्ड यूज करते हैं। जैसा कि यहां हम जो टर्म्स यूज कर रहे हैं इससे इसका डेफिनेशंस में हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। जैसे प्रकाशीय स्वपोषी मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का जो मुख्य सोर्स होगा वो क्या होगा? लाइट होगा, प्रकाश होगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऊर्जा का जो मुख्य सोर्स या हम बात कर रहे हैं स्रोत होगा वो क्या होगा? रासायनिक पदार्थ होगा। तो अगर हम डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, ऐसे जीव जो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रकाशीय स्वपोषी, और ऐसे जीव जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रसायन स्वपोषी। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ऑल ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं। सभी जो हरे पौधे रहते हैं वो क्या करते हैं? लाइट की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं प्रिपेयर करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक्स की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इसमें स्पेशली हम डिफाइन करते हैं किसका? बैक्टीरिया का, जीवाणु का। तो जो जीवाणु होता है वो क्या करते हैं? लाइट की जो रासायनिक पदार्थ है इससे अपना भोजन क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं या तैयार करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल हम लोग अगर बेसिकली देखें तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स याद रखने हैं तुम लोगों को, और दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल जो याद रखना है वो याद रखना है बैक्टीरिया का। अगर इसको डिफाइन करता है या क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें से कौन से फोटो ऑटोट्रॉपिक है, कौन से कीमो ऑटोट्रॉपिक, तब इसको हम डिफाइन करते हैं। अदरवाइज हम यहीं से निकाल सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स में दो एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको फिर से हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 4 प्रकार में भी बांट सकते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट है होलोजोइक या फिर प्राणी समभोजी बोलते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं, इसमें आएगा पैरासिटिक परजीवी। थर्ड हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक
या फिर हम बात कर रहे हैं इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मृतोपजीवी, और लास्ट हम बात करते हैं यहां पर आता है सेप्रोफिटिक के बाद आ जाएगा लास्ट सिम्बायोटिक। अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल की पर्पस में, तो इन एनिमल में एक और हम बात करते हैं यहां पर, जैसे एक आता है स्क्वेंजर्स आते हैं, स्क्वेंजर्स भी लिखते हैं, स्क्वेंजर्स हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्वजाति भक्षी, जो अपने ही जाति के छोटे जीवों का भक्षण करते हैं। इसमें एग्जाम्पल में स्पेशली दो की लेते हैं, एक तो आता है फिश और दूसरा हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स में भी स्पेशली जो हम बाज वर्ड यूज करते हैं ईगल, ये छोटे पक्षियों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं या उसको न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वेंजर्स की। एक होता है सैंग्यूवरस, संज्ञोवेरस मतलब हम बात करते हैं जो क्या करते हैं मल या फिर जो मृत डेड पदार्थ रहते हैं इससे जो लेते हैं। तो इस तरह से कुछ कैटेगरी हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। हम बात करते हैं जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी मतलब जंतु के समान जिनमें भोजन होता है, इसके लिए हम मतलब पोषण होता है, उसको हम बोल रहे हैं होलोजोइक या प्राणी संभोजी। परजीवी जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं परजीवी। सेप्रोफिटिक जो अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और स्क्वेंजर जो अपने ही जाति के छोटे जीवों का भक्षण करते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्क्वेंजर्स की। हम आगे इसमें डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें हम लोगों को देखना है पहला कैटेगरी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हेट्रोट्रॉपिक की। हेट्रोट्रॉपिक में फर्स्ट हम लोगों को देखना है ये है होलोजोइक, या फिर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्राणी समभोजी वर्ड यूज करते हैं। देखिए प्राणी समभोजी पोषण में क्या होता है, यहाँ पर जो पोषण की प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी जीव अपना जब भोज्य पदार्थों का इंटेक करते हैं तो वो एक्चुअल में वो 5 स्टेप को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, या इसमें 5 चरण में यहाँ पर क्या होता है, पोषण की प्रक्रम होता है। तो प्राणी समभोजी की हम बात करें, इसमें क्या होता है 5 स्टेप होता है। कौन कौन से, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट है अंतर्ग्रहण, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस इसमें आता है पाचन की, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। थर्ड हम बात करते हैं इसमें आएगा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ की बात कर रहे हैं, इसमें आता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन वर्ड यूज करते हैं। एंड फिफ्थ स्टेप आता है ये है बहिष्करण या बहिक्षेपण वर्ड यूज करते हैं ईजेशन, या फिर इसी के लिए वर्ड यूज कर देते हैं एक्सक्रीशन वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये 5 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं किसमें, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में या फिर प्राणी समभोजी पोषण में। अंतर्ग्रहण भोज्य पदार्थों को मुख के अंदर ले जाने की क्रिया। पाचन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की क्रिया, या फिर हम बोल सकते हैं जो बहुत बड़े पदार्थ हैं हमारे शरीर के द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा जो ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको ऐसे फॉर्म में परिवर्तित करना ताकि वो कोशिकाओं के सहायता से ग्रहण किया जा सके। उस प्रोसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पाचन। अवशोषण पाचन की प्रक्रिया में जो सरल पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं या जो निर्मित हो रहे हैं उसको कोशिकाओं के द्वारा एक्सेप्ट करना या ग्रहण करना कहलाता है अवशोषण। स्वांगीकरण में क्या होगा, जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है उसको रुधिर में मिक्स करना या मिलाना और रुधिर की सहायता से पूरे शरीर में पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाएगा। और बहिष्करण जो अपचित भोजन है जिसका हमारे कोशिकाएं अवशोषण नहीं कर पा रहे हैं या ये बोल सकते हैं हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी नहीं है,
ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर करने की क्रिया बहिष्करण कहलाती है। तो प्राणी समभोजी पोषण क्लियर है। इसमें हमको केवल 5 स्टेप फॉलो करना है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। अंतर्ग्रहण भोज्य पदार्थों को अंतर मतलब अंदर की ओर ले जाना, पाचन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, अवशोषण सरल पदार्थों को कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण करना, स्वांगीकरण जो ग्रहण किया हुआ भोज्य पदार्थ है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और जो ऐसे पदार्थ हैं उपयोगी नहीं हैं या अनुपयोगी है उसे शरीर से बाहर करना क्या कहलाएगा? बहिष्करण कहलाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्राणी समभोजी पोषण किसमें किसमें पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग जीवों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मतलब एक कोशिकीय जीव की। तो एक कोशिकीय जीव की अगर हम एग्जाम्पल बात कर रहे हैं तो इसमें आता है अमीबा, या फिर हम और एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं इसमें आएगा पैरामीशियम आएगा। तो इसमें एक कोश की जीव में प्राणी समभोजी पोषण अमीबा और पैरामीशियम में बताते हैं, जिसमें हमारा जो सिलेबस है राज्य वन सेवा परीक्षा में इसमें अमीबा का दिया हुआ है। और अगर हम बात कर रहे हैं इसमें मल्टी सेलुलर की, बहुकोशिकीय जीवों की, तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है इसमें हम बात करते हैं, एक तो हम लोगों को देखना है कॉकरोच का, और दूसरा हम बात करेंगे इसमें ह्यूमन बींग्स का, मतलब मनुष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। इसमें 2 अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर हम इसको डिफाइन करेंगे। एक कोश की जीव में हम अमीबा का एग्जाम्पल इसमें लेंगे, और बहुकोश की जीव की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें कॉकरोच का लेंगे। यूनिसेलुलर मीन्स हम बात कर रहे हैं एक कोश की जीव, एंड मल्टी सेलुलर मतलब हम बात कर रहे हैं कौन सा? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो ये फर्स्ट था, पहले हम जो टाइप्स है उसको डिफाइन कर रहे हैं, फिर इसमें फिर से आएंगे अमीबा में जो डिटेल देखना है हम लोगों को, अमीबा का देखना है, कॉकरोच और ह्यूमन बींग्स का, इसको फिर से डिफाइन करेंगे। फिलहाल ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप में हम बात कर रहे हैं, ये आ जाएगा पैरासाइट्स की या पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक या परजीवी की बात कर रहे हैं। नाम से ही क्लियर है, ये पर मतलब होता है दूसरा, जीव मतलब होता है जीव, मतलब ऐसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जो होता है इसको फिर से हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सा? एक होता है एंडोपैरासाइट, एंड सेकेंड हम बात करते हैं एक्सोपैरासाइट। एंडो मतलब हो गया अंतः परजीवी, और इसका मतलब हो गया बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी का एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जनरली इसमें आता है क्रीमी, जो वार्म्स वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, या दूसरा इसमें क्रीमी में हम अगर फॉर्म की बात करें तो एस्केरिस की बात करते हैं। ये क्रीमी का एक फॉर्म है जो हमारे आंत में या इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और एंडोपैरासाइट्स के रूप में ये हमारे बॉडी के इनसाइड ग्रो करेगा, विकसित होता है। अपना सारा भोजन, ये हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और अपना ग्रोथ करता है। चूंकि ये हमारे शरीर के अंदर स्थित है इसलिए इसको हम बोलते हैं अंतः परजीवी। सेम इसी तरह से हम बात कर रहे हैं बाह्य परजीवी, ऐसे जीव जो हमारे शरीर के बाह्य भागों में पाया जा रहा है या बाहर स्थित है और भोजन के लिए हम पर निर्भर है या हमारे शरीर से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाह्य परजीवी। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल बात करते हैं, जितने भी रक्त भक्षी हैं, जो हम बात कर रहे हैं रक्त भक्षी या हमारे शरीर से जो ब्लड सक करते हैं, चूस कर जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं खटमल है, जू है, मच्छर है, ये सारे किसमें आ जाएंगे? बाह्य परजीवी में। तो एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं इसमें मस्कीटो की, मच्छर, जू की बात कर रहे हैं, खटमल की बात कर रहे हैं, पिस्सू की बात कर रहे हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। कुछ के एग्जाम्पल रखते हैं, बाकी क्लियर हो जाएगा। रक्तभक्षी मतलब जो रक्त मतलब खून चूसने वाले जो जीव हैं। तो इस तरह से हम परजीवी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको हम
2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं, इसमें आएगा सेप्रोफाइटिक की, मृतोपजीवी की बात कर रहे हैं। तो मृतोपजीवी में जनरली हम बात करते हैं जो मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करने वाले होते हैं। तो यहां पर नाम से ही क्लियर है, मृतोपजीवी मतलब मृत पदार्थों पर जो निर्भर है या उनसे अपना भोजन जो ग्रहण करते हो। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं ईस्ट का ले सकते हैं, बैक्टीरिया का ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, अभी चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है एनिमल न्यूट्रिशन, लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा परीक्षा है इसमें बॉटनी वाला चैप्टर भी है या एग्रीकल्चर वाले में कुछ कुछ ऐड करते हैं, तो कुछ प्लांट्स का भी दे सकते हैं। जैसे प्लांट की अगर बात करते हैं तो मशरूम जो है ये किस में आता है, मशरूम ये सेप्रोफिटिक या फिर मृतोपजीवी पोषण शो करते हैं। तो ये याद रखिएगा, थर्ड टाइप था। नेक्स्ट हम लोगों को इसमें देखना है फोर्थ टाइप का, सिम्बायोटिक, सहजीवी पोषण, सहजीवी पोषण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सहजीवी पोषण में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी प्रोसेस से। कैसे डिफरेंट होता है, इसमें 2 जीव होंगे, एक साथ एक ही जगह पर जीवन यापन करेंगे और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। सपोज हम बात कर रहे हैं, ये है एक स्पीसीज, ये है दूसरा स्पीसीज, तो दोनों एक साथ ये इस तरह से लाइफ जो है वो स्पॉन करेंगे एक साथ। अब सपोज इसको क्या है, पोषण की जरूरत है, तो जो ये रहेगा दूसरा मेंबर, ये इसको पोषण प्रोवाइड करेगा, बदले में ये क्या करेगा, जो पहले वाला रहेगा ये दूसरे की आवश्यकता, जैसे सपोज इसको भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता है या मिनरल्स चाहिए, तो इनकी आवश्यकताओं को क्या करेगा, पहले वाला पूरी करेगा। मतलब एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, लेकिन किसी भी तरह के एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्षति नहीं पहुंचाते। तब इस तरह की जो पोषण होता है उसको हम बोलते हैं सहजीवी पोषण, जिसमें सह मतलब होता है साथ साथ और जीव मतलब हम बात कर रहे हैं जीव की, जिसमें जीव साथ साथ रहकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बिना एक दूसरे को क्षति पहुंचाए। तब इस तरह की पोषण को हम बोलते हैं सहजीवी पोषण। इसमें जो फेमस एग्जाम्पल हम बात करते हैं ये आता है लाइकेन की, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जो माइकोराइजा है, ये भी होता है। माइकोराइजा को हिंदी में कवक मूल बोलते हैं, ये भी दिया रहता है कभी कभी। लाइकेन तो यही बोलेंगे, लाइकेन ही, तो ये कवक मूल हो गया और लाइकेन्स हो गया। लाइकेन्स की बात कर रहे हैं, इसमें 2 जीव कौन कौन से होते हैं, तो लाइकेन में एक तो होता है एल्गी और दूसरा होता है इसमें कौन सा, फंजाई। एल्गी को हिंदी में बोलते हैं शैवाल और फंजाई को बोलते हैं हिंदी में कवक बोलते हैं। तो लाइकेन्स में याद रखिएगा 2 मेंबर होता है, कौन कौन सा, एक तो शैवाल होता है और एक कवक होता है, या फिर हम बोले एक एल्गी होता है और एक फंजाई होता है। दोनों एक साथ रहेगा। एल्गी ग्रीन प्लांट्स की तरह होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये अब क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस शो करेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे। फंगी जो रहता है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, भोजन का निर्माण नहीं कर सकता। बट ये क्या करते हैं, इसमें जड़ नहीं पाया जाता और इसमें जड़ जो रहता है वो पाया जाता है। तो जड़ की सहायता से ये खनिज पदार्थों को, वाटर को अवशोषित करता है। ये किसको ट्रांसफर करता है, एल्गी को। उस खनिज पदार्थ, वाटर और क्लोरोफिल इसकी पत्तियों में जो होता है उसका उपयोग करके ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाएगा और उस भोजन को दोनों में ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर है। सेम माइकोराइजा की बात करते हैं तो इसमें भी 2 होगा। माइको, ये जो वर्ड है ये कवक का क्या होता है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। मतलब हम बात करते हैं प्राचीन शब्द जो बोलते हैं, माइकस मतलब होता है यहाँ पर कौन सा रहेगा, एक फंगी रहेगा, मतलब कवक होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो कवक मूल बोल रहे हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, एक तो यहाँ पर कवक होगा और दूसरा मूल बोल रहे हैं मतलब जड़ होगा, तो फंगी होगा। और दूसरा मेंबर जो रहता है इसमें पार्टनर, वो क्या होगा, इसका जड़ होता है।
जड़ में हम बात करते हैं उच्च पादप बोलते हैं, ठीक है। ये जड़ किसका होता है? उच्च पादप की। अब अगर थोड़ा सा बॉटनी पढ़ेंगे तो वहां पर हम उच्च पादप को डिफाइन करते हैं जनरली जो आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। इंग्लिश में बोले तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होता है उसको हम हायर प्लांट्स बोलते हैं। तो हायर प्लांट्स की जो जड़ होगा, ये जड़ में अगर कोई कवक वहां पर लाइफ स्पॉन कर रहा है तो उन दोनों का जो सम्मिलित रूप रहता है उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा या फिर कवक मूल बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जड़ जो रहेगा फिर से वही काम, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाएगा, लेकिन कवक क्या करता है, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। यहां पर भी एब्जॉर्प्शन होगा पर कम होगा, ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। मतलब जड़ जैसे पतला है तो वहां पर उसके जड़ के चारों तरफ, ये जैसा ये है तो इसके चारों तरफ कवक जो है इस तरह से क्या हो जाएगा, एक आवरण बनाएगा। अब ये आवरण बनेगा तो इसका सरफेस अभी ये पतला दिख रहा है, लेकिन इसी अगर ये मोटा हो जाएगा तो इसका सरफेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ पर क्या होगा, मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पहले की कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इनको न्यूट्रिएंट जब ज्यादा मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, मतलब भोजन भी ज्यादा बनेगा। तो ये इस तरह से एक दूसरे को क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं एक में और टॉपिक, मतलब एक और टाइप्स की बात किया था, वो है स्कवेंजर्स बोलते हैं। स्कवेंजर्स मतलब हम इसको बोलते हैं स्वजाति भक्षी बोलते हैं। बहुत सारे बुक में ये नहीं दिया रहता है। जैसे हम बात करें जो 10 सिलेबस दिया रहता है, जो अपना दिया हुआ है एसीएफ के जो सिलेबस है उसमें 10 सिलेबस का जो है उसमें नहीं दिया रहता है, बस इसको भी देख लो। स्कवेंजर्स या स्वजाति भक्षी मतलब जैसा कि नाम से क्लियर है, स्वजाति मतलब अपने ही जाति के जीवों को जो भोजन के रूप में ग्रहण करता हो उसे हम बोलते हैं स्कवेंजर्स या स्वजाति भक्षी। तो इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एक तो हम बात करते हैं फिश और सेकेंड हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स में स्पेशली हम बात करते हैं किसकी, ईगल, बाज की बात कर रहे हैं। और फिश में जो रहेगा इसमें हम बात करते हैं स्पेशली किसकी, लार्ज, बड़ी मछलियां जो रहते हैं इसकी बात करते हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का भक्षण करता है। ईगल जो रहता है छोटे, जैसे चूजे वगैरह को देखते हैं हम लोग, चूजे का ये क्या करता है, भक्षण करता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं स्कवेंजर्स की। इसमें एक और टॉपिक रहता है वो रक्त भक्षी करके अलग से कभी कभी हम डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं रक्त भक्षी को यहाँ ना डिफाइन करके मैं यहाँ कर चुका हूँ, क्योंकि रक्त भक्षी एक्चुअल में क्या होता है, पैरासाइट होता है, परजीवी टाइप के होते हैं। तो फिर से यहाँ पर हमको हेटेरोट्रॉपिक में इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? ये तो हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के प्रकार का हो गया। अब हमको जो मेन डिफाइन करना है अपने एसीएफ के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है एक कोष की जीवों में पोषण, बहुकोष की जीवों में पोषण। तो एक कोष की जीवों में पोषण हम लोग बात करेंगे अमीबा की, और बहुकोष की जीवों में पोषण में हम बात करेंगे कॉकरोच और ह्यूमन बींग्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक कोष की जीवों में पोषण, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एक कोष की जीव में, हम लोग इसको रेफरेंस के तौर पर हम एक्चुअल में ले किसको रहे हैं, अमीबा को। अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिंदी में लिखते हैं पोषण प्रक्रम की बात कर रहे हैं। तो इसमें पोषण जो प्रक्रम होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है, प्राणी समभोजी टाइप का होगा। मतलब इसका जो मेन न्यूट्रिशन होता है वो क्या है, होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होगा, 5 स्टेप ये फॉलो करेगा। कौन कौन सा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अंतर्ग्रहण, पाचन
अवशोषण स्वांगीकरण एंड बहिष्करण। देखिए ये हम बात कर रहे हैं इसके जो एक कोश के जीव अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो ये 5 स्टेप में इसको कंप्लीट करता है। अब इसको हम ज्यादा थ्योरी ना यूज कर एक डायग्रामेटिक देख रहे हैं जिसमें हमारा जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है वो उस डायग्राम के लेवल पर ये क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं अमीबा की, एक कोश की जीव अमीबा की ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका हम बात करें न्यूक्लियस हो गया। जैसा कि सबको पता होगा अमीबा का कोई स्पेशल शेप नहीं होता, रीजन है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल नहीं होता है इसका मतलब ये इसका कोई रिजिड आकार नहीं होता है, ये अपना शेप क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो सपोज एक हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर अमीबा का ये इस तरह से ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस अमीबा की, तो ये एक्वेटिक होता है, मतलब जल में पाया जाता है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं समुद्र में, ये इस तरह से। अब जब ये क्या है, अमीबा के आसपास वाटर में जो प्रेजेंस कोई भी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव जो है जब इसके कांटेक्ट में आता है, सपोज हम बात कर रहे हैं ये एक न्यूट्रिएंट है जो क्या हो रहा है इस अमीबा के कांटेक्ट में आ रहा है, ये वाला भाग फूड मटेरियल हम लोग ले रहे हैं या न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं, फूड है, भोज्य पदार्थ है। जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करता है, अपनी जो सेल वाला भाग रहेगा इस वाले भाग को ये यहां से ऐसा क्या करेगा, एक खांच जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा और एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। माउथ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए ये यहां पर हम बात करें एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर ये इस तरह से बनाएगा, बाकी ये इसकी बॉडी पार्ट्स हैं ये इस तरह से। उस माउथ लाइक स्ट्रक्चर में फूड मटेरियल धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, इम्बेडेड होते जाएंगे, धंसते जाएंगे अंदर की ओर, या फिर ये बोल सकते हैं वहां पर उसके शरीर के अंदर वो भोजन प्रवेश करते जाएगा। इसका मतलब यही प्रोसेस क्या है, अंतर्ग्रहण है क्या, भोज्य पदार्थों को अंदर ले जाने की क्रिया। तो ये इस तरह से हम सिंपल बताते हैं। ये क्या करता है, जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ये एक्चुअल में इसका पैर वाला भाग होता है, फुट वाला, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, झूठा रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया या फिर हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कौन सा, कूटपाद बोलते हैं। ठीक है, ये कूटपाद के थ्रू भोज्य पदार्थों का क्या कर रहा है, अंतर ग्रहण कर रहा है। तो ये स्टेप इसका हो गया कौन सा, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है कौन सा, इंजेशन का। अब जब ये भोज्य पदार्थ अंदर जाएगा तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज होगा। अब हम बात कर रहे हैं ये इसके माउथ लाइक स्ट्रक्चर, ये इस तरह से एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर बनाया जहां पर ये क्या है, भोज्य पदार्थ ये इस तरह से इसके अंदर आ गया, यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, ये भी इसका न्यूक्लियस है। अब धीरे धीरे इसमें क्या चेंजेस होगा, ये जो इसका फूट वाला पार्ट है धीरे धीरे ये एक दूसरे के ऐसा क्लोज आते जाएगा ये इस तरह से, और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से इसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। मतलब अब ये भोज्य पदार्थ है ये क्या हो गया, इसके शरीर के अंदर आ गया। अब ये जो पाउच बन रहा है इस पाउच को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल, या फिर इसको बोलते हैं खाद्य धानी या खाद्य रिक्तिका जो बोलते हैं, ये इस तरह से बनेगा। क्लियर है। तो यहां पर ये क्या हो गया, अभी तक हम फर्स्ट स्टेप में ही चल रहे हैं इंजेशन में, जिसमें ये पूरी तरह से अब इसके शरीर के अंदर आ गया। सेकेंड स्टेप हम यहां से बात करते हैं। अब ये जो फूड वैक्यूल है ये भोज्य पदार्थों को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। हमारा सेकेंड प्रोसेस पाचन, जिसमें जटिल पदार्थों को क्या करते हैं, सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए डाइजेशन के स्टेप इसमें कैसा होगा, हम बात करें ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर अमीबा की, ये हो गया इसका फूड वैक्यूल और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। तो अब इस फूड वैक्यूल में ये जो भोज्य पदार्थ है ये ऐसा छोटे छोटे पदार्थों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये लार्ज पदार्थ है, बड़े पदार्थ था, अब ये छोटे पदार्थ में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हमारा कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे ही डाइजेशन की बात कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ छोटे भागों में टूट गया, अब ये आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेगा। नेक्स्ट स्टेप मतलब हम बात कर रहे हैं थर्ड की। तो थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा, ये हम बात कर रहे हैं सपोज ये हो गया एक अमीबा की स्ट्रक्चर, यहां पर हम बात कर रहे हैं फूड वैक्यूल की,
ये हो गया इसका न्यूक्लियस। फूड वैक्यूल के अंदर हम बात कर रहे हैं जो डाइजेस्ट मटेरियल है इसकी बात कर रहे हैं, ये इस तरह से। अब डाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप एक्चुअल में होता है एब्जॉर्प्शन की। तो इसमें से कुछ पदार्थ जो रहेगा इस सेल्स के द्वारा ये इस तरह से क्या हो जाएगा, इनटेक किया जाएगा। तो ये जो इनटेक या ग्रहण हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं थर्ड स्टेप या फिर अवशोषण की प्रोसेस बता रहे हैं। क्लियर है? तो पहला स्टेप था अंतर्ग्रहण, जिसमें ये कूटपाद की सहायता से अंतर्ग्रहण किया। दूसरा स्टेप था पाचन, जिसमें फूड वैक्यूल की सहायता से ये डाइजेस्ट किया। थर्ड स्टेप था अवशोषण की, जिसमें शरीर की कोशिकाएं इस पचित भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर रही है। नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं इसमें फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये एक अमीबा की स्ट्रक्चर है। अब यहां से एसिमिलेशन के स्टेप में क्या होगा, सपोज ये क्या है, इसका फूड वैक्यूल वाला पार्ट है और ये जो है एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है। तो इस एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को अब ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में इस तरह से क्या करता है, सर्कुलेट कराता है या शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की काम करता है। ऐसा ये जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है इसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएगा, ये क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। जैसा कि मैंने डिफिनेशन बताया, अवशोषित भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। लास्ट स्टेप आएगा जिसमें ये फूड वैक्यूल दिख रहा है, इसमें कुछ पदार्थ जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, एक न्यूक्लियस भी रहेगा इसमें, ये न्यूक्लियस है। तो अब हम बात कर रहे हैं ये जो फूड वैक्यूल है जिसमें अपचित भोज्य पदार्थ है इसकी, तो यहां पर अपचित भोज्य पदार्थों को ये क्या करता है, शरीर से बाहर ले जाएगा। तो बाहर जो करने की प्रोसेस रहता है इसको हम बोलते हैं इजेशन। जिस तरह से इसमें क्या हुआ था, इंजेशन हुआ था, इसका जस्ट रिवर्स होगा, हमको ये स्टेप फॉलो करना है। अब ये वैक्यूल है, वैक्यूल पहले यहाँ कार्नर पे आएगा, जैसे ही कार्नर पर आएगा तो इसकी जो वॉल रहेगा या फिर हम बोल रहे हैं जो बाह्य लेयर है वो धीरे से फट जाएगा, और फटेगा तो फिर धीरे धीरे ये वाला भाग भी फटेगा और इसमें जो पदार्थ है वो जल में क्या हो जाएगा, घुलकर बाहर हो जाएगा। तो जैसे हम डायग्रामेटिक बता रहे हैं, पहले ये फूड मटेरियल इसके कांटेक्ट में यहाँ पर आएगा, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये इसका उत्सर्जी पदार्थ जो हम बोल रहे हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था ये रहेगा। अब ये धीरे धीरे ये भित्ति क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से फट जाएगा। जैसे ही फटेगा तो यहाँ से ये क्या होगा, ये इस तरह से बाहर आ जाएगा, कहाँ, वाटर में। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा स्टेप हो रहा है, फिफ्थ स्टेप, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो इजेशन भी हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, स्यूडोपोडिया के थ्रू ही होगा। तो याद रखिएगा इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं अमीबा से रिलेटेड वो यही बनेगा, इंजेशन अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कूटपाद के द्वारा। डाइजेशन किसके द्वारा होता है, फूड वैक्यूल खाद्य धानी के द्वारा। अवशोषण शरीर की कोशिकाओं के द्वारा। स्वांगीकरण ये जल की सहायता से होता है, जल इसमें ये जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसी में इसको घोलता है और वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और बहिष्करण में क्या होगा, जो अपचित भोजन रहेगा उसको ये क्या कर देगा, शरीर के बाहर कर देगा। क्लियर है? तो ये है इसका अमीबा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो था एक कोश की जीवों में पोषण। हमको इसी तरह की प्रोसेस या सेम प्रोसेस हम बात कर रहे हैं बहुकोशिकी की। तो बहुकोशिकी में हम लोगों को एग्जाम्पल किसका लेना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुकोशिकी जीवों का एग्जाम्पल हम पहले काकरोच में देखेंगे और काकरोच के बाद हम लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल लेना है किसका, ह्यूमन बींग्स का। तो ह्यूमन बींग्स का तो खैर डिटेल देखेंगे हम लोग, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका। बहुकोशिकी जो काकरोच का है उसमें हमको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करने हैं, केवल उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला है पार्ट है उसको ही हम लोगों को डिफाइन करना है। तो बात करते हैं इसमें, एक कोशिकी की बाद हम बात कर रहे हैं बहुकोशिकी की। एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं काकरोच की।
तिलचट्टा की बात कर रहे हैं। तिलचट्टा की अगर हम बात कर रहे हैं पोषण प्रोसेस की, तो यहां पर भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम होगा। कौन सा? होलोजोइक प्राणी समभोजी बोलते हैं। मतलब यहां पर भी सेम स्टेप हम बात कर सकते हैं 5 स्टेप की, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन की। ये इस तरह से 5 स्टेप ले सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा जो चेंज होता है वो है बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी। शरीर की जटिलता के कारण इसमें जो पाचन की प्रक्रिया या पोषण की प्रक्रम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखिए किस तरह से डिफरेंट होगा। अमीबा की बात कर रहे थे, वो एक कोश की था, मतलब उसका पूरा शरीर एक ही कोशिकाओं का बना था, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, सारे प्रोसेस एक ही सेल के अंदर हो रहा था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बहुकोश की जीवों की, मतलब इसका शरीर अब क्या होगा, एक से अधिक कोशिकाओं से बना होगा, मतलब अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रोसेस होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी जो प्रोसेस है या प्राणी संभोजी, ये जो स्टेप है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं एक सिस्टम की, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहां पर हम वर्ड सिस्टम वर्ड यूज क्यों किए जबकि अमीबा में हम नहीं किए थे? तो लोअर क्लासेस में या हम बात करते हैं छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है या सबसे छोटी संरचना होती है। जब कोशिका आपस में मिलती है तब ऊतक का निर्माण करती है, टिश्यू बनाती है, टिश्यू आपस में मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाता है, टिश्यू सिस्टम जो है फिर वो आगे चलकर ऑर्गेन का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गेन जो रहता है वो बनाता है ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम जो रहता है वो फिर कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ड एक आया ऑर्गेन सिस्टम, तो यही ऑर्गेन इसमें है, डाइजेशन से रिलेटेड लिख रहे हैं, इसलिए ये हो गया पाचन, मतलब जो प्रोसेस है उसका पाचन, और उससे रिलेटेड जो तंत्र है उसको हम क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बहुकोश की जीवों से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोशिकाएं होंगे जो फ्यूज होकर एक ऑर्गेन या सिस्टम का निर्माण करेगा, लेकिन अगर एक कोश की रहता तो ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं था। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की या तिलचट्टे की, यहाँ पर एक कॉकरोच की बात करें तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को हम फिर से यहाँ पर 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है इसमें एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में इसको बोलते हैं आहार नाल बोलते हैं, और एक हम वर्ड यूज करते हैं इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड, या फिर इसको बोलते हैं पाचन ग्रंथि बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें हम 2, जैसे ये सिस्टम है तो डेफिनेटली इसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेन होंगे, तो 2 डिफरेंट ऑर्गेन में से एक तो है आहार नाल का अंग, और दूसरा अंग जो है वो किसका है, इसमें पाचन ग्रंथि का अंग है। हम बात कर रहे हैं आहार नाल, शरीर में पाए जाने वाली वह नली जहां या नाल जहां से भोजन जो है वो पास होता है, मतलब भोजन जो है गुजरता है, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। और भोजन के पाचन में सहायता करने वाले जो ग्लैंड है, जो एंजाइम का सिक्रेशंस करते हैं, स्त्रावण करते हैं, उस संरचना को हम बोलते हैं पाचन ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वह संरचना या नलिका संरचना जहां से भोजन पास होती है, गुजरती है, उस संरचना को हम आहार नाल बोलते हैं। और भोजन के पाचन में सहायता करने वाले जो ग्रंथि होती है उसको हम बोलते हैं पाचन ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर है? अब अगर हम तिलचट्टे की आहार नाल की बात करते हैं तो इसमें आहार नाल का जो रहता है ये 3 भाग होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है अग्र आंत, दूसरा हम बात करते हैं इसमें मध्य आंत, और थर्ड हम बात करते हैं इसमें पश्च आंत की।
अग्र आंत, मध्य आंत और पश्चात, या फिर इसको बोलते हैं फोर गट, मिड गट और हाइंड गट वर्ड यूज करते हैं। तो इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट बोलते हैं। ठीक है। अग्र आंत जो रहता है ये हम इसमें कौन कौन से पार्ट को यूज करते हैं या ये किस किस भाग से मिलकर बना रहता है, तो इसका जो अग्र आंत, मध्य आंत, पश्चात है, इसको मैं एक सिंपल डायग्राम के थ्रू यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। देखिए इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है बहुत ही सिंपल एक स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। एक इस तरह से जो बॉटल रहता है इस लाइक एक स्ट्रक्चर होगा इसकी, ये इस तरह से, ये इसका हो जाता है फोर गट वाला पार्ट, मतलब अग्र आंत वाला भाग। अग्र आंत का लास्ट वाला भाग जो रहता है यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये कुछ इस तरह का, ये बनाता है इसका मिड गट वाला पार्ट बनाएगा। और मिड गट के बाद लास्ट वाला भाग जो रहता है ये इस तरह से कुछ फुली हुई संरचना बनाएगा जो इसका बनाता है हाइंड गट बनाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लेबलिंग की। तो फोर गट वाला भाग जैसा कि मैं बात किया, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। यहां से यहां तक की भाग जो रहता है इसको हम बोलते हैं फोर गट। ये जो मिडिल वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मिड गट, और यहां से यहां तक जो भाग रहता है इसको हम बोलते हैं हाइंड गट। क्लियर है। लेबलिंग कर रहे हैं, यहां पर ये वाला जो पार्ट रहता है ये एक्चुअल में इसके माउथ वाला जो पार्ट रहता है, जैसे मैं कॉकरोच का एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसी के पर्पस में। एक सपोज हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से है। ये इस तरह से इसका बॉडी ऐसा सेगमेंटेड रहता है, ऐसा करके एक हम हाइपोथेटिकल बना रहे हैं। ये ऐसा, ये कॉकरोच का एक बॉडी जस्ट एज्यूम कीजिएगा, ये ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ये कॉकरोच का एक बॉडी है, ये इस तरह से। तो कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल्स है ये इस तरह से, ये वाला पोर्शन इसके जो माउथ वाला पार्ट है इससे कनेक्ट रहता है। तो माउथ के जस्ट आगे वाला पार्ट, ये जो ओपनिंग है इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं इसका फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स मतलब होता है ग्रसनी होता है ये। ठीक है। सेकेंड पार्ट हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो रहता है इसको हम बोलते हैं उसोफेगस। उसोफेगस, या फिर हम हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रास नली बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है फूला हुआ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप जो रहता है यहां से आने वाले जो भोजन रहता है इसको कुछ समय के लिए टेम्परेरी स्टोरेज करता है, कुछ समय के लिए इसको संग्रहित करता है। इसके बाद ये यहां से क्या करता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका जो लास्ट वाला पार्ट है हम बात कर रहे हैं ये इस पार्ट की, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गिजार्ड वर्ड यूज करते हैं। गिजार्ड जो रहता है भोजन को पीसने का काम करता है, इसका जो भी न्यूट्रिएंट रहेगा उसको पीसेगा, या ये बोल सकते हैं छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है। जैसे ग्राइंडर जो होता है बड़े भाग को क्या करता है छोटे छोटे में तोड़ता है, तो सेम ये गिजार्ड जो रहता है ग्राइंडर समझ सकते हैं, जिसमें ये पीसेगा या छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करेगा। तो गिजार्ड के बाद जो इसका भोजन रहता है, ये तो चार भाग समझ में आ गया होगा फोर गट का। कौन कौन सा, एक तो फेरिंग्स ले रहे हैं, ओसोफेगस ले रहे हैं, क्रॉप ले रहे हैं और गिजार्ड। ये चार भाग बनाता है कौन सा, इसका अग्र आंत वाला पार्ट बनाएगा। ठीक है। मध्य आंत की बात करते हैं, तो यहां पर मध्य आंत को हम एक सिंगल पार्ट में ही बताते हैं, इसको मेसेंट्रॉन भी बोलते हैं या फिर मिड गट ही बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से यहां पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो इसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऐसा ये क्या रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में मेलपिगियन ट्यूब्यूल बोलते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये एक्चुअल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब इसके बॉडी में जो भी उत्सर्जी पदार्थ रहता है ये यहां से कलेक्ट करेगा ये ओपनिंग से, और इस वाले भाग में मिड गट में लाके इसको छोड़ देता है। तो जो पदार्थ हो इसके बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है वो आगे जाकर इसका कहाँ जाएगा,
हाइंड गट में, और इस एनस से ये क्या होगा, शरीर से बाहर इस तरह से रिलीज करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये इसके हाइंड गट वाले पार्ट की। तो हाइंड गट में ये तो समझ में आ रहा होगा, इसके लिए हम बोलते हैं गुदा, रेक्टम, और ये इसका क्या हो जाएगा, एनस, गुदा द्वार, और ये वाला भाग जो दिख रहा है ये इसका है कोलन वाला भाग है, बड़ी आंत जो बोलते हैं उसका मुख्य पार्ट। तो ये इस तरह से सिंपल इसका एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर होती है, आहार नाल की। तो अब अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल को इस 3 के बेसिस पर ना रहकर पूरे ऑर्गन के बेसिस पर अगर बात करता हूं, तो पहला भाग क्या होगा एलिमेंट्री कैनाल का, फेरिंग्स, दूसरा पार्ट हो जाएगा ओसोफेगस, तीसरा पार्ट हो जाएगा क्राप, चौथा पार्ट गिजार्ड, पांचवा भाग मिड गट या मध्य आंत, और नेक्स्ट होता है इसका जो 5th पार्ट होगा, 6th पार्ट, ये होता है कोलन। कोलन के बाद हम बात करते हैं ये रेक्टम आ जाएगा, और रेक्टम मलाशय बोल रहे हैं इसको, और मलाशय एक छोटी ओपनिंग या छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलेगा जिसको हम बोलते हैं गुदादार। अब इसकी प्रोसेस हमको बताने की जरूरत नहीं है ये कि इसमें पोषण किस तरह से होगा, सबको पता है। जो तिलचट्टा होता है वो छोटे छोटे पत्तियों को या फिर जो भी जो इसका जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा उसको क्या करता है, दांतों से वो या जबड़ों से अपना जो रहता है उसको ये क्या करता है, पीस कर या कुतर कर बोलते हैं, वो क्या करेगा, अपने भोजन के मुख के अंदर ले जाएगा। मुख के बाद जैसे ही वो स्वेल्विंग करेगा, निगलने की प्रोसेस, तो वो यहाँ पर आएगा। जैसा कि हमारा बॉडी में ये फेरिंग्स है, सेम वैसे ये क्या होगा, फेरिंग्स वाले पार्ट में आएगा, माउथ के आगे। फिर वो उसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ से ओसोफेगस में आएगा, इसके बाद यहाँ से पास होकर ये क्राप में आएगा। क्राप में जैसा कि बताया ये टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है, कुछ समय के लिए वो उसको क्या करते जाएगा, इकट्ठा करते जाएगा, स्टोर जमा करते जाएगा। फिर थोड़ा सा जब ज्यादा हो जाएगा तो ये जो ग्राइंडर वाला काम करेगा गिजार्ड, वो उसको तोड़ कर इसको आगे क्या करते जाएगा, पास करते जाएगा। तो यहाँ से फिर आएगा कहाँ पर, मिड गट में। मिड गट के बाद फिर ये हाइंड गट या बड़ी आंत में आएगा। इस तरह से सिंपल भोजन पास होगा। तो जहां तक ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है, क्लियर है कि यहां से भोजन क्या हो रहा है, इस तरह से पास हो रहा है। तो पास होने वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल, जैसा कि मैंने डिफाइन किया। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो इसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो 2 होता है। एक तो होता है सलाइवरी ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं लार ग्रंथि बोलते हैं, और दूसरा हम बात करते हैं हिपैटिक सिका बोलते हैं, हिपैटिक सिका। हिपैटिक सिका जो रहता है ये यहाँ पर एक रहता है, ये यहाँ पर ग्रीन वाला यूज करते हैं, ये एक ग्लैंड होगा, और सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, हिपैटिक सिका बोल रहे हैं। ये इस तरह से 2 यहां पर रहेगा, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड जो रहेगा स्लाइवा या लार का सिक्रीशंस करेगा, लार को यहाँ पर मिक्स करेगा। ये धीरे धीरे ये इस तरह से क्या करेगा, जो यहाँ से भोजन आ रहा है उसमें लार मिक्स हो जाएगा, और उसके जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रहेगा उसको वो क्या कर देगा, ब्रेक डाउन करेगा। या हम बात करते हैं जो डाइसेकेराइड्स रहेगा, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में यहाँ पर ब्रेक करेगा। इसके बाद ये भोजन यहाँ पर पास आएगा। हिपैटिक सिका जो ग्लैंड है, ये जो या आंतरिक ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, ये फिर यहाँ पर क्या करेगा, जूस सिक्रेट करेगा, और ये जूस जो रहता है ये अब क्या करेगा, अपना जो भी डाइजेस्टिव फ्लूइड है उसको ये मध्य आंत में सिक्रेट करता है। मध्य आंत इसमें जो भोजन रहेगा उसमें ये मिक्स होकर उसको डाइजेस्ट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको जो मेन देखना है वो इसका एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड देखना है। तो ग्लैंड में याद रखिएगा 2 स्लाइवरी माउथ वाले पार्ट में, और एक यहाँ पर रहता है जिसको आंतरिक ग्रंथि या हिपैटिक सिका वर्ड यूज करते हैं, और बाकी इसका आहार नाल का पार्ट 3 रहेगा। इसके जो पार्ट्स है वो वहां पर लिखा हुआ है, वो याद रखिएगा। फोरगट में कौन सा आएगा, 4 भाग, कौन कौन सा, फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्राप और गिजार्ड, यही मेन है, उसको याद रखना है। मिड में सिंगल ही होता है, हाइंड में जैसे हमारे बॉडी में जो होता है रेक्टम और एनस वही होगा, और कोलन वही होगा। तो ये इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है।